नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज पीएम मोदी के मिस्र दौरे से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। किस तरह से गंगा के देश की पिरामिड वाले मुल्क के साथ दोस्ती परवान चढ़ रही है, इस पर होगी विशेष चर्चा। विशेष खबर आज की तारीख 25 जून से जुड़ी हुई, यानी देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले आपातकाल के आज 48 वर्ष पूरे हुए हैं। इससे जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में 62 वर्षों के बाद मॉनसून ने पहली बार एक साथ दस्तक दी है। यह खबर भी विस्तार से आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों ने लिखी गई द्विपक्षीय सहयोग की नई इबारत। ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा भारत और देश के लोगों के प्रति उनकी गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाता है ये अवार्ड। दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार से 13वीं बार नवाजे गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अद्भुत, ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी किया दीदार। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से देश में बढ़ेगा रोजगार। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा, देश के लिए गर्व की बात। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे की कीमत के दावों को किया खारिज। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को बताया महज अटकलबाजियां। कहा, कीमत व खरीद के अन्य नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना अभी है बाकी। उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना अफवाहों का उद्देश्य। प्रधानमंत्री ने आपातकाल का विरोध और लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाने के लिए काम करने वालों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने बताया इतिहास का काला अध्याय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण महान लोकतंत्र की हत्या कर देश पर थोपा था आपातकाल। मॉनसून में दिखा असामान्य बदलाव। दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में 62 साल में पहली बार दी एक साथ दस्तक। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल। असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस के निजी लड़ाका समूह वागनर के साथ समझौता के बावजूद मॉस्को सहित कई इलाके अभी भी हाई अलर्ट पर। बेलारूस सरकार की मध्यस्थता के बाद अपनी छावनियों को लौट रहे हैं लड़ाके। रूस ने बागी वागनर लड़ाकों को सजा नहीं देने का दिया भरोसा। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे की। अपनी 2 दिवसीय सफल मिस्र यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। काहिरा स्थित हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
पीएम की मिस्र यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। और विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं वाले देशों के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और मिस्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से दोनों देशों की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के दौर में पहुंच गई है। देखिए पीएम मोदी के दौरे के बारे में विस्तार से बात करती ये रिपोर्ट। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे। विश्व धरोहर गीजा के पिरामिड का दौरा किया। प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली यात्रा थी। विश्व के दो पुरातन सभ्यताओं वाले देश के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाई पर हैं। एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल नटबोली की मौजूदगी इसका खुद एहसास कराती है। सलामी गारद और औपचारिक स्वागत। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया। मिस्र और भारत के बीच रिश्तों की ये नई शुरुआत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच दिखी ऊर्जा इस रिश्ते को बताने के लिए काफी है। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा 3 अन्य समझौते कृषि, पुरातत्व, प्राचीन धरोहर सहित प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में दोनों देशों के बीच हुए। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration and strengthening of people-to-people ties. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। सैनिकों ने उस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता, बलिदान और कर्तव्य की याद संजोए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। वॉर मेमोरियल से पहले प्रधानमंत्री ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम का भी दौरा किया। विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण भारतीय दाऊदी बोहरा समाज ने करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। आयताकार मस्जिद के बीच में 5000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सांगन है, जिसमें कुल 13 दरवाजे और पानी के स्रोत मौजूद हैं। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। इसकी एक वजह भी है, जब प्रधानमंत्री शनिवार को काहिरा स्थित होटल पहुंचे थे तो वहां मिस्र की बेटी ने
हिंदी में गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। स्पष्ट हिंदी उच्चारण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप मिस्र की बेटी हैं, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने मिस्र के बौद्धिक वर्ग, प्रवासी भारतीयों के कई समूह और मिस्र में योग को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षकों से शनिवार को मुलाकात कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दोनों ही देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात रही ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलम से। मुफ्ती ने जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में हो रहे सामाजिक समावेश की नीतियों की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने डार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानकारी भी दी। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैटबौली से गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा मिस्र के व्यावसायिक जगत के प्रमुख चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मिस्र के प्रख्यात लेखक और राजनीतिक विचारक तारक हैगी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात अहम रही। दोनों ही देश भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर चुके हैं और भारत मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी कर एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी निमंत्रित किया गया है। काहिरा से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम ने इससे पहले भी बहुत से प्रमुख देश अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित कर चुके हैं। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एपकल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को
अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है भारत और मिस्र के बीच ये संबंध, और भारत मिस्र संबंध दोस्ती के इस नए दौर पर आज का हमारा विशेष है, और यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। आज का जो हमारा विशेष है, भारत मिस्र संबंध दोस्ती का नया दौर, नए संबंधों को नए आयाम किस तरह से मिल रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत मिस्र संबंध दोस्ती का नया दौर, ये आज का हमारा विशेष है, और इस विशेष पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। भारत मिस्र संबंध दोस्ती का नया दौर, तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। आज के हमारे विशेष भारत मिस्र संबंध दोस्ती का नया दौर पर चर्चा करने के लिए 2 विशेष मेहमान। अमृत लुगुन, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू सूडान, और एम्बेसडर अमृत लुगुन, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर रुचिता बेरी, जो कि कंसल्टेंट एंड फॉर्मर हेड अफ्रीका सेंटर MPIDSA, यानी कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर रुचिता, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर लुगुन, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें तो जो भारत और मिस्र की दोस्ती है वो रणनीतिक स्तर तक पहुंचती हुई किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? अगर आपको समअप करने को कहा जाए, कितना महत्व इसको देंगे और कैसे इसका आकलन करेंगे? हाँ जी, ये देखिए, मिस्र जो है जो बहुत ही ऐसे जगह स्थित है अफ्रीका में, लेकिन साथ में जो खाड़ी का देश है उनसे उनके क्रॉस रोड में है, और उधर जो मेडिटेरेनियन सी जिसे कहते हैं, वहां पर उनका स्थिति बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो उनका है। और जो विश्व का जो आदान प्रदान होता है जो जहाज के द्वारा, जो समुद्री व्यापार जिसे कहते हैं, वो एक बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि सुएज कैनाल हमें याद रखना चाहिए वो पूरे के पूरे मिस्र के कंट्रोल में है। और हमें ज्यादा दूर नहीं, 100 साल से कम के समय में हमें याद होना चाहिए कि 1956 में नासिर के समय जो सुएज कैनाल के ऊपर जो है एक जो उस समय के उपनिवेशक देश थे, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ नहीं। तो और बहुत घनी आबादी वाला बहुत बड़ा आबादी वाला देश है मिस्र। वहाँ पर जो है कि करीब 10 करोड़ के लोग अब बसते हैं, और मिस्र को नील का देन कहा जाता है, क्योंकि अगर नील नदी को हटा दिया जाए पूरा मरुभूमि है। तो और आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा जो है कि जनसंख्या के रूप से, और चूंकि उनका जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति की वजह से, जो उसके बाकी देशों से भी, खास करके खाड़ी के देशों से और यूरोपीय देशों से और अफ्रीका से भी जो उनका व्यापारिक संबंध है, तो भारत का जो उनसे सबसे बड़ा देश होने के बावजूद के वजह से हमें जो है कि काफी मिस्र से संबंध बढ़ाना में फायदेमंद होगा। सिर्फ मिस्र से नहीं, लेकिन पूरे अगल बगल के देशों से। और अरब लीग का भी हमें याद रखना चाहिए कि हेडक्वार्टर का काहिरा में है जो है। हाँ, और दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी देशों के संबंध से भी हमारे पाकिस्तान के हिसाब से हम कह रहे हैं कि पहले जो है कि मिस्र का जो रुझान है वो धीरे धीरे भारत की तरफ पड़ना भारी दिखाई देता है, क्योंकि जो अगर हम दोनों के बीच में तुलना किया जाए, और खास करके अभी के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फत्ताह सीसी, इनके समय में जो है, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी के समय से
इनका जो है कि दोनों देशों के अलावा जो व्यक्तिगत संबंध भी काफी जो है कि प्रगाढ़ होते हुए दिखता है। हमें याद रखना चाहिए कि 2015 में, उस समय मैं खार्तूम में राजदूत था, तो यहाँ पर भारत ने इंडिया अफ्रीका समिट होस्ट किए थे अक्टूबर महीना में, और मैं भी उसमें आया था जी। तो उसमें से करीब 50 से ऊपर जो है कि हेड ऑफ स्टेट अफ्रीका या उनके जो प्रधान मंत्री के लेवल पर पार्टिसिपेशन हुआ था। पहला बार हुआ था कि वो फ्री फॉर मतलब ऑल हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया गया था, और साइड लाइन में कुछ चंद जो हेड ऑफ स्टेट से हमारे प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय मीटिंग रखी थी, मतलब स्पेशल मीटिंग, जिसमें से प्रेसिडेंट सीसी एक थे, मुझे याद है जी। और उसके बाद हमें याद है कि इस साल के गणतंत्र दिवस के जो हमारा जी लगातार संबंध जो है दोनों देशों के बीच में वो प्रगाढ़ हो रहे हैं, और इसी बात को हमने अभी अपनी खबरों में भी दिखाया है, और ये बात बार-बार कही जा रही है जी। और G20 में भी उनको आमंत्रित किया गया है जी 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 बिल्कुल, हालांकि इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं जी जी निश्चित तौर पर। और प्रोफेसर बेरी, आपसे फिर समझना चाहेंगे जो जिस दोस्ती की व्याख्या अभी एम्बेसडर लुगुन ने की, ये अब रणनीतिक शक्ल लेती जा रही है या रणनीतिक शक्ल उसने ली है, समझौते हुए हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज, किस तरह से देखती इसको और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब हमारी जो दोस्ती है, दोस्ती बहुत पुरानी है, जैसे कि बताया गया है। वही दोस्ती जो है सिंधु घाटी के जमाने से है, और हमारी बहुत ही क्लोज आर्थिक और निवेश के संबंध हैं, और साथ में हमारे संबंध जो है अब गहरे होते जा रहे हैं। ये बात, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 25 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट गया है, तो यही आपको समझना चाहिए कि ये इंडिकेट करता है कि भारत के लिए मिस्र की क्या वैल्यू है। मिस्र जो है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, और इसके हमारे लिए ये जरूरी है। दूसरी बात ये जरूरी है कि अब हमारी जो रिश्ता है सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, अब स्ट्रेटेजिक बनता जा रहा है, क्योंकि मिस्र ना कि हमारा सिर्फ एक प्राचीन संबंध है उनसे हमारे जो है ट्रेड संबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। $12 बिलियन हमारा जो है ट्रेड है, व्यापार है दोनों देशों के बीच में। तीसरी बात यह है कि हमारे संबंध इनसे मल्टीलैटरल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं। G20 का तो जिक्र हुआ ही, क्या हमने उनको उसके लिए बुलाया है, उसकी जो सितंबर में जो हमारा उसका समिट होगी, उसके अलावा आयोरा, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, SCO के भी मेंबर हैं साथ में, और ब्रिक्स बैंक के भी मेंबर हैं इजिप्ट। तो इसलिए हमारी जो दोस्ती है, यारी दोस्ती बढ़ती जा रही है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ रही है, क्योंकि हमारे रिलेशन सिर्फ इस पे ही नहीं टिके हुए हैं, साथ साथ में डिफेंस, सुरक्षा पे भी हमारे जो है काफी कन्वर्जेंस हुई है। दोनों देशों में जो है आप देखिए जो टेररिज्म है उसको फेस किया है, तो उसका कैसे निजात पाए उससे, इसका विस्तार दीजिएगा प्रोफेसर बेरी की। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं उसके क्या मायने हैं, किस तरह से इसको समझना चाहिए? हाँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखिए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग लिया जा रहा है, मेन मुद्दा यही है कि अब हमारे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। हमारी जो पार्टनरशिप है वो एक अलग हटके बढ़ रही है। हम हर चीज में इनसे ज्यादा तालमेल और से बढ़ेंगे, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो। जिस तरह से आपने इस विजिट में, जिस तरह से आपने खुद ही हमें बताया है कि इनकी वार्तालाप जो है हर एक लेवल पे हुआ जी, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे जो सामाजिक तौर पे, चाहे रिलीजियस जो कम्युनिटी लेवल पे, हर एक जगह जो लीडरशिप है उससे जो है हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। साथ में जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उसमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है ये फॉर्मल रिलेशनशिप बताया गया। और दूसरी चीज ये बताई गई कि तीन MOU साइन हुए हैं
एक हुआ है पुरातत्व पे, एक हुआ है एग्रीकल्चर खेती पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है भारत के लिए और मिस्र के लिए भी, क्योंकि वो ज्यादातर अपना इंपोर्ट करते हैं फूड, तो भारत इसलिए जरूरी है। आप पानी पी लीजिए। हम अगला प्रश्न जो है इस चर्चा को एम्बेसडर लुगुन के साथ जारी रखते हैं। एम्बेसडर लुगुन, जब हम ये बात करते हैं कि दोनों देशों की दोस्ती और प्रगाढ़ हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे में किस तरह से इसको समझना चाहिए कि दोनों देशों को क्या हासिल होगा इस दोस्ती से? क्या क्या टेक अवेज प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से रहे भारत के लिए और मिस्र के लिए? जी, भारत और मिस्र देखिए, जो राजनीतिक लेवल पर जो है जी, हमें अगर हम अगेन पिछला इतिहास देखें तो जब मिस्र और भारत दोनों जब ब्रिटिश उपनिवेश से दोनों का से जब उनको ये स्वतंत्रता मिली, तो जो उस समय का जो कोल्ड वॉर दुनिया में चला था, या तो शीत वार जिसे कहते हैं, शीत युद्ध, तो उसमें जो नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो फाउंडेशन हुआ था, जिसमें कि भारत ने अहम भूमिका लीडरशिप दी थी, तो उसमें उस समय के जो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जो है वो भी फाउंडिंग मेंबर थे, संस्थापक थे जी। हाँ, और उसके बाद से इजिप्ट में उसमें जो है जो भी राष्ट्रपति रहा ऊपर में, वो भारत की ओर देखते रहा। वही समझना चाह रहे हैं एम्बेसडर लुगुन की, जो वो उस दौरान के जो संबंध थे, लगातार दोस्ती हमारी प्रगाढ़ हो रही है, उसकी बात चर्चा हो रही है, लेकिन जो ये विशेष दौरा है इसकी अगर हम चर्चा करें तो जो हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ खास रहा, क्या टेक अवेज रहे दोनों देशों के लिए? हाँ जी, तो ये संबंध जो है, उसके बाद मैं वही सिलसिलेवार आ रहा था जी। कि उसके बाद जो अनवर सदात है, उनका असैसिनेशन हुआ, मुबारक साहब बहुत दिन रहे, वो भी इंडिया आए थे। उसके बाद जब ब्रीफली मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोरसी साहब आए थे, तो वो भी भारत आए थे 2013 में दौरे पर, और उसी का कंटिन्यूएशन में, उसी के सिलसिलेवार में जो सीसी जी आए हैं। और अभी का जो सीसी जी दूसरे राष्ट्रपति के हिसाब से अगर तुलना किया जाए, तो ये थोड़ा सा और उदारवादी दिखते हैं, तो जो कि हम अब यहाँ पर हमारा भारत से उनका जो हमारा कॉमनैलिटी है, जो इसको हम हिंदी में जिनका की एक समानांतर है, वो ये है कि मिस्र में भी एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी है, या जिनको कि हम कॉप्टिक क्रिश्चियंस कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मिस्र मुस्लिम बहुल देश है, और इंडिया जो है कि हिंदू बहुल देश है। यहाँ पर हमारे उल्टे जो है कि जो इस मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ पर काफी बड़े तादाद में रहते हैं, और दोनों तो इस तरह से सीसी भी जो है थोड़ा सा कम उदारवादी है, वो क्रिसमस में जाते हैं, और जो है कि जो वहाँ पर जो वायलेंस हुआ था, टेररिज्म हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने काफी सख्त कार्रवाई की थी, जो हम देखते हैं। और भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री उसी तरह की जो है कि जो टेररिज्म वगैरह के खिलाफ वो सख्त कदम ले रहे हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच समानांतर है। तो इसको अब दोनों के जो इंटरेस्ट मिलते हुए, दोनों अब चाहते हैं कि इसको और बड़े पैमाने पर, रीजनल लेवल पर, विश्व लेवल पर इसको ले जाया जाए। वो तो राजनीतिक और सिक्योरिटी हिसाब से हुआ, लेकिन उसके साथ ही अगर हम इकोनॉमिक और डिफेंस साइड में भी देखें, जैसे कि प्रोफेसर बेरी भी कह रहे थे, तो उसका फल इधर भी मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो ट्रेड है, वो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, अगर हम संख्याकी को देखें, तो ये लगातार बढ़ते रहा है, और पिछले 10 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया है। और जब कोविड का जो समय था, उसमें भी ज्यादा घटाव नहीं आया था, हालांकि उसमें एक असर पड़ा था, लेकिन नहीं आया था। ऊपर से भारत के उपनिवेश जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो $300 मिलियन से ऊपर इजिप्ट में चले गए, और बड़े बड़े कंपनी महिंद्रा, बिरला, इनका इन्वेस्टमेंट्स है।
और चूंकि इजिप्ट, जैसा हमने शुरू में कहा था कि ऐसे जगह लोकेटेड है कि सिर्फ इजिप्शियन मार्केट नहीं, वहां से पूरा अफ्रीका, जो खाड़ी के देश, यूरोप, जी बिल्कुल, और भारत से भी, जो भारत के व्यापारी हैं उनसे भी निवेश की उम्मीद निश्चित तौर पर जो स्वेज नहर का जो इकोनॉमिक जोन है उसमें मिस्र जरूर कर रहा होगा। और जिस तरह से अभी प्रोफेसर बेरी ने बताया कि 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जिनमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ जो प्रतिस्पर्धा कानून है उसको लेकर के समझौता हुआ, स्मारकों की सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र है उसको लेकर के समझौता हुआ। तो बेहद महत्वपूर्ण, यानी कि दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। प्रोफेसर बेरी, आपसे समझना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, हर जगह पर, हर अवसर पर देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया, और जो स्टेट विजिट का एक जो दर्जा था यहाँ पर, वो एक स्टेप फर्दर ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चाहे वो जो डायस्पोरा है उनके साथ में संबंध की बात रही हो, चाहे ये फिर ऑर्डर ऑफ द नाइल जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उसको दिया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इट स्पीक्स इन वॉल्यूम्स। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च उनका सम्मान मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब उन्होंने पलकों पे रखा है प्रधानमंत्री की पूरी विजिट पे, उनको इतना बड़ा अपने जो सबसे सर्वोत्तम अवार्ड है उससे नवाजा। जो वहां के लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, उनकी बात मुझे नहीं भूलती। उन्होंने तो कहा कि ये दोस्ती हम कभी ना भूलेंगे, मतलब वो चीज बताना उन्होंने दोहराया। तो मतलब ये दोस्ती जो है ये रहेगी, हमारी हमेशा अटूट दोस्ती है, ये दर्शाती है। तीसरी बात, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे मैंने पहले कहा, कृषि पे जो हमारी बातचीत हुई है और हमारा जो एक अग्रीमेंट हुआ है, ये इजिप्ट के लिए 80% जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपना फूड। तो भारत के साथ बहुत मदद कर सकता है इस बात में, क्योंकि वो ज्यादातर रशिया और यूक्रेन से करते थे इंपोर्ट, और वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस चलते उनको दूसरा साथी चाहिए था, और इसलिए एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी में हमारी हो सकती है आगे दोस्ती। और जो जी निश्चित तौर पर, और कुछ महीने पहले ही 2022 में जो है तमाम जो मार्केट एक तरह से फूड इंपोर्ट के लिए वो मिस्र ने खोला था, और आज ये चीज़ें एक स्टेप फर्दर जाती हुई दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब आपने कहा कि वो जो गाना गाया गया है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो शायद रिश्तों में परिलक्षित होते हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर लुगुन और प्रोफेसर बेरी इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे और रणनीतिक उपलब्धियों की हर ओर सराहना हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के इस विदेश दौरे को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया है। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे की देश और दुनिया भर में सराहना हो रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक ऐसी यात्रा थी जहां भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित किया और ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक से अधिक साकार किया जा सकेगा। Among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate. And to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जो देश की सुरक्षा, व्यापार और आपसी संबंधों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे और इनसे देश में रोजगार भी बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी खुशी जताई कि नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor-related education and workforce development goals will get fulfilled. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. India and US launched public-private joint task force. केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर पीएम को अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को दुनिया में तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर भारत की स्वीकार्यता का परिचायक बताया। गौरतलब है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका दुनिया के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए MQ-9V ड्रोन सौदे से संबंधित कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट्स को खारिज किया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को बेची गई और कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में प्रसारित रिपोर्ट्स को अटकलबाजी बताते हुए कहा कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि इस संबंध में फर्जी खबरें न फैलाएं और किसी तरह की गलत जानकारी
न दें, क्योंकि ऐसी भ्रामक खबरों से सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और लोकतंत्र को चाहने वाले, उसे जीने वाले, उसे अपने प्राणपण में बसाने वाले हर भारतीय के लिए आज की तारीख यानी 25 जून कभी नहीं भूलेगी। 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला पन्ना, जब 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा कर महान लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले आपातकाल के आज 48 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला पन्ना, जब 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा कर महान लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला हनन किया गया। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया गया। इतिहास के इस काले अध्याय के 48 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी भयावह यादें आज भी देशवासियों को शर्मसार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय कालखंड है, जो हमारे संविधान द्वारा बनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीनकर व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी ना मिटने वाला कलंक है। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय करार दिया। भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। आज वही कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पटना में मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है कि मोदी जी को किसी भी सूरत में सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। और वह कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूंगा, सपा बसपा और सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा जो विरोध पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि 25 जून 1975 को एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण देश के महान लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल जैसा कलंक थोपा था, जिसकी निर्दयता ने सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के अत्याचार को भी पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिन को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन बताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर जो इमरजेंसी थोपी थी, देश के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया, अत्याचार किए गए, नसबंदी से लेके न जाने क्या क्या किया, और यहाँ तक कि अखबारों के ऊपर भी जिस तरह से अत्याचार किए गए, पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। काला अध्याय अगर देखा जाए तो भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है, जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस ने सारे संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। देश में संविधान को कुठाराघात करने की पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसी दिन को आज हम मनाते हैं। ये गणतंत्र विरोधी दिवस, गणतंत्र के लिए काला दिवस ऐसे हम मनाते हैं।
आज भी नई पीढ़ी को, आज की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा कांग्रेस देश के लिए कितना घातक है। एक परिवार के खिलाफ नागरिकों ने आवाज उठाया, इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन कर दिया था। इसको याद रखना होगा और कांग्रेस की असली चेहरे को ध्यान देना पड़ेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। ये इमरजेंसी 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक चली। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात मौसम की। 62 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दस्तक दी है। इसके साथ ही करीब करीब पूरा उत्तर भारत ही मानसून की बारिश से सराबोर हो गया है। दिल्ली और मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। 62 सालों में ये पहली बार है जब दोनों महानगरों में मानसून एक साथ पहुंचा है। इसके साथ ही करीब करीब पूरा उत्तर भारत ही मानसून की बारिश से सराबोर हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम में हो रही तेज बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे दी हो, लेकिन जगह जगह जलभराव ने मुसीबत भी खड़ी कर दी है। मानसून की दस्तक से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। जहां बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली और मुंबई में आगे बढ़ गया है और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ओडिशा और झारखंड में भी बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 जून तक बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। साउथ वेस्ट मानसून देश में और कुछ हिस्सा में आगे बढ़े हैं। एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हमारा जो पूर्वानुमान है साउथ वेस्ट मानसून का प्रोग्रेस जारी रहेगा और अगले 2 दिन में गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सा, पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो 27.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुआ है, जो कि लगभग जो जितना बारिश होना चाहिए था उससे 205% ज़्यादा है। लगभग हमारा 35 स्टेशन में हमारा हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और वेरी हैवी रेनफॉल जो 8 स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है। अगले 48 घंटे तक इस जो लो प्रेशर का प्रभाव सबसे ज़्यादा उड़ीसा में रहने के चांसेस है। अगले 24 घंटे को देखते हुए लगभग 13 जिलों को हम ऑरेंज वार्निंग इशू किए गए। मानसून ने पूरे दिल्ली एनसीआर को भिगोया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश के कारण गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे में भारी बारिश से जल भराव हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हरियाणा के ही पंचकुला के खड़क मंगोली में बारिश के चलते नदी का पानी उफान पर आने के कारण एक गाड़ी नदी में बह गई है। अंबाला शहर में भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश के कारण श्यामपुर क्षेत्र में सड़क पर बोल्डर गिरने के कारण यातायात बाधित हुआ है। देहरादून शहर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सचिवालय स्थित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है, सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद पानी बढ़ने से 8 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गाड़ियों को जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे में मानसून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। उधर शिमला के रामपुर तहसील के सरपारा गांव में बादल फटने और भारी बारिश से काफी नुकसान की सूचना मिली है।
उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बाढ़ के पानी के नलबाड़ी जिले में घुस जाने से लाखों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इलाके का सड़क संपर्क बाधित हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 4,07,771 हो गई है। वहीं अब ब्रह्मपुत्र, नेमीघाट और तेजपुर में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या 19 से घटकर 15 हो गई है, जिसमें बलाजी, बक्सा, बारपेटा, बोंगी गांव, चिरांग, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़ शामिल हैं। वर्तमान में 1118 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 111 राहत शिविरों और 119 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। 81,350 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीमों को भी बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्यों में तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पटना जिला अधिकारी ने पटना जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 12वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मानसून की बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। कई जगहों पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, तो कई स्थानों पर यह परेशानी का सबब भी बना है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और आसपास के इलाकों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। भले ही मानसून 2 सप्ताह की देरी से पहुंचा हो, लेकिन उसके तेवरों ने लोगों को गर्मी और उमस से भारी राहत दी है। मौसम विभाग ने रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, मुंबई, थाने और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4-5 दिनों में तटीय इलाकों में भारी से अति बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में बहुत जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई थी और ये मानसून सक्रिय होने के कारण हुआ था। और आज का एक विशेष बात यह है कि जून 25, 2023 को मुंबई के साथ महाराष्ट्र, पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में मानसून दाखिल हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्ली क्षेत्र में मुंबई तटीय सड़क परियोजना का निरीक्षण कर मानसून से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से जल भराव ना हो, इसके लिए नगर मुख्यालय में वॉर रूम निगरानी कर रहा है। लगभग 70 mm बारिश 1 घंटे में गिरा है, फिर भी यहाँ की ट्रैफिक जो है बंद नहीं हुई है। यहाँ मिलन सब में का जो पानी है, जो जमा हुआ पानी पंपिंग से इस नाले के जरिए वाटर स्टोरेज टैंक जो बनाई है उसमें वहाँ जाता है और ये सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ एक्टिवेट है। फ्लड गेट भी यहाँ पर लगाया है। मुंबई में मानसून की बारिश की शुरुआत में ही घाटकोपर पूर्व में राजावाड़ी कॉलोनी में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। देश के कई हिस्सों में जहां लोगों को मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं देश का इलाका ऐसा भी है जहां सूखे जैसे हालात हो गए हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात हो गए हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के अंत में हम अब आप पहुंचे हैं और अब कुछ नजर डालेंगे देश की अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत और देखिए इन खबरों को। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पंचायत चुनाव अभियान के दौरान टीएमसी और सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद भारी सुरक्षा तैनात की गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। विधि और न्याय मंत्रालय ने नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सरकार के विजन 2047 को साकार करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय की उपलब्धियों पर सहभागी चिंतन करना है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विजन 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के कौशल को पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1719 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने नोएडा में रामनाथ गोयनका मार्ग का भी शुभारंभ किया। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के राज फ्रेश डेयरी में अमोनियम सिलेंडर से जहरीले गैस लीक होने से कर्मचारी की मौत हो गई। लगभग 30 से 35 अन्य की तबीयत बिगड़ गई है। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के पास रविवार तड़के 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे दोनों मालगाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ताजा जानकारी के मुताबिक मरम्मत का काम पूरा हो गया है और ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए उधमपुर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 2 महीनों की अवधि के लिए शुरू होगी। छब्बीस जून को मनाए जाने वाले नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले दिल्ली में एक वॉकेथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में